हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप याद रखिए आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये क्लासेस आपके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसको कवर कर दिया है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मेरे कुछ खुद के भी जो फैक्ट हैं इनको इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि सब कुछ आपका एनसीईआरटी से नहीं आता है। कुछ चीज़ें टीचर को अपनी तरफ से प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो मैं करवा दूंगा ना उनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बात मैं विद प्रूफ कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। देखिए, अब आप प्रूफ को देखिए अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना उसको कवर किया है। और अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो आपका अभी सीटेट हुआ था ना, सीटेट जो 20 अगस्त को हुआ था, वहां से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं इन क्लासेस से, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। आप देख सकते हैं। देखिए, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। आपसे सही पूछा था, और ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी क्लासेस में करवा चुका हूं। इसलिए मैं बोलता हूं जो मैं करा दूंगा ना उनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे सीटेट की ईवीएस की थ्योरी क्लासेस की थी ना हमने, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं था। और इन चीजों में लगती है मेहनत, और वो मैं करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर के औजार मिले थे। आपको अच्छे से पता है, जिसने थ्योरी क्लासेस देखी हैं देखते ही टिक करेगा। कहां पे? उसंगी, कर्नाटक के अंदर। अच्छे से पता है, जिसने थ्योरी क्लासेस देखी हैं सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है पूछा था आपसे। तो आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, एकदम सही बात है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी एकदम करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 भाग निर्धारित होता था, ये गलत है। कितना होता था? 1/6। जिसने थ्योरी क्लासेस को किया है उनको अच्छे से पता है, ठीक है। और जब हम आगे प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, इन थ्योरी को मैं इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि मेरा जो कराने का तरीका है, पहले आपका एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू के जस्ट बाद जिस वर्ड से, जिस कंसेप्ट से एमसीक्यू आपका रिलेटेड है, उससे रिलेटेड थ्योरी मैं 100% बार बार रिवाइज करवाता ही हूँ। जितनी बार आपका क्वेश्चन आएगा उतनी ही बार हम उस थ्योरी को रिवाइज करेंगे। तो जब आपका एग्जाम आएगा ना, एग्जाम आते आते कम से कम 10 से 15 बार आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे गलत होगा, क्वेश्चन कैसे बाहर जाएगा, आप समझना और आप खुद देखना इस चीज को। अगर आपको डाउट है तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका सेट ई है। सेट ई जो आपका पेपर 2 हुआ था सोशल साइंस का, जो 20 अगस्त को था सीटेट का, उसमें जो सेट ई है वहां से ही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो अगर आपको डाउट है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना आप विश्वास कीजिए, और आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं विद प्रूफ बात करता हूं। एक सिंगल क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस को आराम से देखिए, आगे आगे देखिए, आपको इतना बेस्ट मटेरियल मिलेगा, आपको यकीन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आज के सेशन में हम ओवरऑल जो समरी है ना आपकी 6th क्लास की, मैं आपको वो बताने वाला हूं। कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड करे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसे कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर या मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। आपको समझना होगा, ये क्वेश्चन कभी आपसे ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन मिलान के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे कृषि का आरंभ, तो अब इनको आपको मिलाना होगा, यहाँ पे इनका ऑप्शन दिया होगा, तो आप इस तरीके से इनको मिलाएंगे आपस में। तो इस तरह से 100% ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, तो आपको याद रखना है। हम देखेंगे पुरापाषाण काल का काल क्या है, मध्यपाषाण काल का युग कौन सा है, इन सब चीजों को देखेंगे। साथ में देखिए, अब हर किसी को पूरा स्थल याद होते हैं कि कौन सा पूरा स्थल कहाँ पे है। जैसे भीमबेटका मैं पूछूंगा मध्य प्रदेश में, आप बता दोगे आसानी से। कुरनूल गुफाएं आप बता दोगे आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि ये पुरापाषाणिक है, नवपाषाणिक है, या फिर महापाषाणिक है। और ये सब चीजें मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे पुरापाषाणिक पूरा स्थल है तो भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, उसंगी हो गया। अगर नवपाषाणिक पूछते हैं तो ये सारे आपके नवपाषाणिक युग के पुरा स्थल हैं,
ठीक है, हल्लूर, पयमपल्ली, चताल, हयूक, चिरान, दाउजली, हेडिंग, कोल्डी हवा, ये सारे के सारे आपके नवपाषाणिक हैं। अगर महापाषाणिक पूछता है तो ये हैं आपके। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में देखिए आप, मौर्यकालीन अभिलेख स्थल। अब हर किसी को पता है टोपरा अभिलेख कहाँ पे है, यमुनानगर हरियाणा में। लेकिन अगर आपसे लंपक अभिलेख पूछ लेगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो मैंने हर एक चीज़ को जो आपकी गिवन है, जो आपको पता होनी चाहिए, एक साथ एक जगह पर प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो चलिए अब आप सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 8000 वर्ष पूरा हुआ था। और सबसे पहले कौन सी फसलें, आपकी गेहूं की और जौ की। ये चीज़ में मैं आपको बता चुका हूं, ये सब थ्योरी क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की बात की जाए तो 4700 वर्ष पूरा हो। और सबसे पहला आपका शहर कौन सा था, हड़प्पा। आपको ये भी याद रखना है, 1921 के अंदर किसने, दयाराम साहनी और MS वत्स ने। याद रखना ये चीजें, और जब बार बार आप रिवाइज करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। और रिवाइज करवाने का काम मेरा है, आप टेंशन ही मत लीजिए। ठीक है, गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य कब, आपका 2500 वर्ष पूरा हो। ठीक है, याद रखना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए गंगा घाटी के नगर कब बसे थे, 2500 वर्ष पूरा हो। या मगध जैसा बड़ा शहर कब शुरुआत हुई थी, 2500 वर्ष पूरा हो। अगर आपसे पुरापाषाण काल का अगर आपसे समय पूछा जाता है तो आप बताएंगे 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। याद रखना आप। अगर आपसे मध्य पाषाण युग पूछा जाता है तो आप बताएंगे 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। याद रखना। और अगर नवपाषाण युग पूछा जाता है तो आप बताएंगे 10,000 साल पहले तक। आपका क्या है, नवपाषाण युग है। और देखिए कैसे याद रखना है, ये आप वर्तमान मान के चलिए। तो ये पहले बोल रहा है, तो जब इसने बोला 20 लाख साल पहले तो नॉर्मल सी बात है, जितना नेगेटिव में जाएंगे इतना होगा। उसके बाद बोला 12,000 साल पहले, अब इधर 20 लाख था तो 12,000 आगे की तरफ ही आएगा ना। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, पास्ट से और वर्तमान की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो ये पहले तक से या साल पहले से, इनके कंफ्यूज मत होना आप। अब लास्ट में बोला नवपाषाण, यानी कि 10,000 साल पहले तक, यानी कि वर्तमान से 10,000 साल पहले। तो यहां से होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मैप को देखिए आप, इस मैप के अंदर आपको सारी चीजें दिखेंगी। अगर मैं आपसे बात करूं भीमबेटका की गुफाएं कहां पे हैं, आप बता देंगे मध्य प्रदेश में है। अगर मैं आपसे मुंबई पूछूं, महाराष्ट्र के अंदर, आप बता देंगे। इनाम गांव पूछूं, आप बता देंगे पुणे के अंदर है। उसंगी पूछूं, आप बता देंगे कर्नाटक में। कुरनूल गुफाएं पूछूंगा, आप बता देंगे आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोलकाता आपको पता है। चिरांद कहां पे है, बिहार के अंदर। आप ये सारी चीजें बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अगर निम्नलिखित में से चिरांद है वो किस काल का है, पुरापाषाण काल का, नवपाषाण काल का, या फिर महापाषाण काल का, तो 100% आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सारी चीजें एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पुरापाषाणिक पुरास्थल, तो सिर्फ और सिर्फ 3 आपको याद रखने हैं। भीमबेटका कहां पे है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर। कुरनूल गुफाएं आपका आंध्र प्रदेश में। और होसंगी कर्नाटक कहां पे है, आपका कर्नाटक के अंदर। और यहीं से हमें क्या मिले थे, चूना पत्थर के अवशेष, जो आपका सीटेट के अंदर क्वेश्चन बन के आया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 याद रखने हैं पुरापाषाणिक पुरास्थल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे नवपाषाणिक पुरास्थल पूछा जाता है तो आप बताएंगे मेहरगढ़ कहां पे है, पाकिस्तान में। बुरजोम कहां पे है, आपका कश्मीर के अंदर। चिरांद कहां है, बिहार में। दाउजली हेडिंग कहां है, आपका असम के अंदर। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। महागढ़ा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सारे नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, याद रखना आप। अगर आपसे हल्लूर पूछा जाता है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में। पयमपल्ली आंध्र प्रदेश। चताल हयूक आपका तुर्की के अंदर। ठीक है, ये अन्य वाले जो होते हैं ना, जो विदेश के हैं, उनके बारे में है। चताल हयूक कहाँ का है, आपका तुर्की का। और यहाँ पे एक पत्थर भी मिला था, चकमक पत्थर, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जो कल परसों मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें मैंने पूछा था आपसे, जो चकमक पत्थर है कहाँ से लाया गया था, आपका सीरिया से। और चताल हयूक में लेकर आया था। ठीक है, लेकर आए थे हम। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। और देखिए ये चीज़ें मैं आपको बिना देखे भी बता सकता हूँ, इतने ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो चुकी, मुझे सभी याद है। लेकिन मेरा मानना क्या है, आपको भी अच्छे से पता है, साइकोलॉजी क्या कहती है, देखी सुनी हुई चीज़ें कम याद रहती हैं और देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए हर चीज़ को मैं एकदम राइटिंग फॉर्मेट में लिखता हूँ, एकदम बेस्ट तरीके से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकें। समझिए इस बात को आप। तो जितना आपके लिए आसान करना होगा ना, उतना आसान मैं चीज़ों को आपके लिए करूँगा। आप सिर्फ और सिर्फ चैनल पर बने रहिए, रेगुलर वीडियो देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपके लिए काम कर सकूँ। इन क्लासेस को रेडी करने के लिए मुझे 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के अंदर अब कौन सी चीज़ किस जगह पर आपके लिए सेट करनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाता है महापाषाणिक पुरास्थल, तो आप क्या बताएंगे? सिर्फ 2 हैं, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के अंदर, कौन सा? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, और आदि चंदलूर ये आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपसे आरंभिक नगर पूछा जाता है तो जो इनाम गांव पुणे के अंदर पड़ता है ना, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर आपसे आरंभिक नगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे इनाम गांव पुणे, कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अगर आपसे आधुनिक नगर पूछा जाता है तो हर किसी को पता है मुंबई, कोलकाता क्या है? आपके आधुनिक नगर है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बसने की प्रक्रिया का आरंभ पूछा जाता है तो आप बताएंगे लगभग 12,000 साल पहले, यानी कि उससे पहले लोग बसते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन यहां से उनके बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ, यानी कि एक जगह पर रुककर उन्होंने स्थायी घर बनाने स्टार्ट किए, वो स्थायी तौर पर एक जगह पर रहने लगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ, अब मेहरगढ़ हर किसी को पता है कहां पे है? आपका पाकिस्तान में। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं हूं ना। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? लगभग 8,000 साल पहले। लेकिन अगर आपसे मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत पूछी जाती है तो आप बताएंगे लगभग 7,000 साल पहले। दोनों में डिफरेंस है। बस्ती का आरंभ मेहरगढ़ में 8,000 साल पहले, कपास की खेती का आरंभ मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले, और हड़प्पा सभ्यता के नगरों का आरंभ पूछा जाता है तो आप बताएंगे 4700 साल पहले। कितने साल पहले? 4700 साल पहले, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हड़प्पा के नगरों का जो अंत है ना वो कब हुआ था, तो आप बताएंगे 3900 साल पहले। कितने साल पहले? 3900 साल पहले। और अंत के बाद जो अन्य नगरों का विकास शुरू हुआ वो आपका 2500 साल पहले हुआ है। देखिए, पहले का मतलब है, मैं आपको बार बार बताऊं, वर्तमान से क्रिएट किया जा रहा है, हम वर्तमान से अंदाजा लगा रहे हैं। 3900 साल पहले का मतलब क्या है? वर्तमान से 3900 साल पहले। 2500 साल पहले का मतलब क्या है? वर्तमान से 2500 साल पहले। तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? लगभग 3500 साल पहले। और हर किसी को पता है आपका ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद आपका वैदिक काल का है। और जो आपके बाकी 3 बच गए ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो बाकी बच गए वो सारे के सारे आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। पुराण है, पुराण भी आपके कब आते हैं? उत्तर वैदिक काल में आते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, थ्योरी में मैं करवा चुका हूं। ठीक है, आगे देखिए। महापाषाण कब्रों के निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3,000 साल पहले। और महापाषाण कब्रों का मतलब क्या है? महा मतलब बड़ा, और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि बड़ी पत्थरों की जो कब्र बनाई गई थी ना, उनकी शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3,000 साल पहले। और इनाम गांव हर किसी को पता है कहां पे है? पुणे महाराष्ट्र में। तो इनाम गांव में जो कृषक थे ना, जो कृषि करने वाले थे, उनका निवास कब शुरू हुआ? 3600 से 2700 साल पहले। 3600 से 2700 साल पहले। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे ना, 100% कंफ्यूज होंगे। मेरे साथ बार बार इनको रिवाइज करना है, याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। चरक नामक जो वैद्य हैं वो कब आए थे? लगभग 2000 साल पहले। जिन्होंने क्या लिखी थी? आपकी चरक संहिता। ठीक है, कि क्या लिखी थी? चरक संहिता, जो बीमारियों के बारे में थी। ठीक है, लगभग कब लिखी थी? 2000 साल पहले, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। नए शासक बनने की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले, यानी कि जब आपका अश्वमेध युद्ध, ठीक है, अश्वमेध जो यज्ञ होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, तब से शुरुआत मानी जाती है नए शासक बनने की शुरुआत, लगभग 3000 साल पहले। अगर आपसे महाजनपद काल पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? लगभग 3000 साल पहले। अगर आपको याद हो, अश्वमेध यज्ञ में मैंने आपको बताया था, जो एक तो होता था जनपद, और जनपद के बाद जो बड़ा होता था ना, वही धीरे धीरे महाजनपद कहलाने लगा। मैंने ये चीज आपको थ्योरी क्लास के अंदर बताई थी। तो दोनों आपके सेम है। नए शासक बनने की शुरुआत भी 3000 साल पहले, और महाजनपद काल की शुरुआत भी 3000 साल पहले, याद रखना है आपको। सिकंदर का आक्रमण और दीर्घ निकाय, जो दीर्घ निकाय क्या है आपको अच्छे से पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है ये। इससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है दीर्घ निकाय। तो इसका लेखन भी और सिकंदर का आक्रमण भी कब हुए थे? आपके 2300 साल पहले। ये चीज आपको याद रखनी है। गण या संघ राज्यों का अंत कब माना जाता है? लगभग 1500 साल पहले माना जाता है। देखिए, याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। जितनी बार चीजों को रिवाइज करेंगे ना, 100% दिमाग में बैठेंगी। ना कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है, ना कुछ और।
सीधा और सिंपल सा लॉजिक है, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार चीज़ें याद रहेंगी। जब भी क्वेश्चन सामने आए उससे रिलेटेड हर फैक्ट को आप बार बार रिवाइज कीजिए, और यही मैं करवाता हूँ। जैसे हमने CTET की जब EVS की थ्योरी क्लासेस की थी ना, वहाँ पर मैंने ऐसा ही किया था। जब भी प्रैक्टिस सेट करवाई, हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मैंने हाथी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी थ्योरी की सारी बता दी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने फिर से प्रैक्टिस सेट किया, उसमें हाथी का क्वेश्चन आया, फिर से मैंने हाथी की थ्योरी कंप्लीट बता दी। तो इस तरह से थ्योरी क्लासेस आपकी जो थी 10 से 15 बार रिवाइज हो गई। क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं बनता था। समझ रहे हो ना आप? तो इसी तरीके से हम इन क्लासेस को भी करेंगे। आप लगातार बस बने रहिए, ठीक है। आगे देखिए, उपनिषदों के विचारक जैन महावीर और बुद्ध का जो उदय हुआ था ना, वो कब माना जाता है? आपका लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अगर आपसे जैन ग्रंथों का लेखन पूछा जाता है तो आप बताएंगे लगभग 1500 वर्ष पूर्व। याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब मानी जाती है? तो लगभग 2300 साल पहले। और 2300 साल पहले और क्या था आपका? देख सकते हैं आप, सिकंदर का आक्रमण और दीर्घ निकाय कब है? आपके 2300 साल पहले। आप टेंशन मत लीजिए, जो कॉमन होंगे ना उनको भी मैं आपको सेट करके दूंगा, आप टेंशन ही मत लीजिए, ठीक है। जैसे 2300 साल है, 2300 की साल में जितनी भी चीजें हुई है ना, जैसे सिकंदर का आक्रमण हो गया, दीर्घ निकाय हो गया, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हो गई, तो इन सभी चीजों को मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू हुआ था? लगभग 2400 वर्ष पहले। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी ना, उससे कुछ समय पहले आपके चीन की दीवार बननी शुरू हो गई थी। याद रखना आप। अगर आगे बात करते हैं, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि अपने उपमहाद्वीप के अंदर लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और आहत सिक्कों की शुरुआत। तो सबसे पुराने सिक्के कहा जाते हैं कौन से? आपके आहत सिक्के, सबसे पुराने सिक्के, ठीक है। सबसे पुराने सिक्के क्या कहा जाता है? आपके आहत सिक्कों को। और कब हुई थी इनकी शुरुआत? लगभग 2500 साल पहले। अगर संगम साहित्य की रचना पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे? लगभग 2300 साल पहले। तो देखिए 2300 से रिलेटेड कितने फैक्ट हो गए? आपका मौर्य साम्राज्य होगा, संगम साहित्य हो गया, आपका सिकंदर का जो आक्रमण है वो हो गया, आपका दीर्घ निकाय हो गया। इन सभी चीजों को एक साथ सेट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर संगम साहित्य के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो हर किसी को पता है दक्षिण भारत का साहित्य, उसको क्या बोला जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। अगर आपसे अरिकामेडु जो कहां पर पड़ता है? आपका पांडुचेरी के अंदर, इसका पतन पूछा जाता है तो आप बताएंगे 2200 तथा 1900 साल पहले। याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बात की जाए रेशम बनाने की कला की शुरुआत कब हुई थी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना आप। रेशम बनाने की कला की शुरुआत चीन में हुई थी। और कब हुई थी? लगभग 7000 साल पहले। कब हुई थी? 7000 साल पहले। और चीन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। चोल, चेर तथा पांड्यों का जो समय है लगभग 2300 साल पहले। देखिए 2300 साल से रिलेटेड कितने फैक्ट आ चुके हैं आपके, और ये याद भी होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको एक एक नंबर के लिए ही तैयारी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, रोमन साम्राज्य में रेशम के कपड़ों के फैशन की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 2000 साल पहले। और मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया था, ये आपका भारत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पड़ता है? चीन पड़ता है, आपको पता है। और रोमन साम्राज्य इस साइड था, तो मैंने बताया था देखिए यहाँ पर तो क्या हुई थी? रेशम की शुरुआत हुई थी, लेकिन फैशन कहाँ पे पहुंचा? आपका रोमन के अंदर। तो कब पहुंचा होगा? सीधा और सिंपल सा है, चीन ने किसके साथ व्यापार किया था? रोमन के साथ व्यापार किया था। लोग जाते थे, व्यापारी आते थे, तभी शुरुआत हुई ना। तो ये चीजें मैंने थ्योरी क्लास में बहुत ही डिटेल से समझाई है, ठीक है। आगे देखिए, कुषाण शासक कनिष्क कब आए थे? लगभग 1900 साल पहले। फाइयान का भारत आगमन कब हुआ था? 1600 साल पहले हुआ था, याद रखना आप। और स्वयं तसांग की भारत यात्रा लगभग 1400 साल पहले। और अगर आपसे अप्पार की शिव स्तुति की रचना पूछी जाती है तो आप बताएंगे लगभग 1400 साल पहले। यानी कि अप्पार की शिव स्तुति की रचना और स्वयं तसांग का भारत आना दोनों सेम समय में हुआ था, 1400 साल पहले। लेकिन अगर आप फाइयान से पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1600 साल पहले, ठीक है। ये आप याद रखना। और फाइयान किसके समय में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य, ठीक है। अगर आपसे मेगास्थनीज पूछा जाता है, वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये भी आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें गुप्त वंश की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1700 साल पहले से। अगर हर्षवर्धन का काल पूछा जाता है तो आप फिर से आप 1400 साल पे जाएंगे। और जो स्वयं तसांग था किसके काल में थे, किसके दरबारी थे? आपके हर्षवर्धन के, क्योंकि दोनों का समय काल एकदम सेम है। आप देख रहे हैं ना, स्वयं तसांग ये भी 1400 साल पहले थे, और आपके जो हर्षवर्धन है ये भी 1400 साल पहले थे। यानी कि दोनों का समय काल एकदम सेम है। तो इसलिए हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे? आपके स्वयं तसांग। ये चीज यहां से निकल के आती है, मैंने थ्योरी क्लास में ये बताई भी थी आपको। अगर आपसे कागज का आविष्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई,
अगर आपसे कागज का आविष्कार पूछा जाता है तो करीब 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने किया था। और कहां पे किया था? फिर से आपका चीन के अंदर, जहां से आपकी रेशम की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगर आपसे स्तूप निर्माण की पूछी जाती है तो आप बताएंगे 2300 साल पहले। और कालिदास कब आए थे? आपके 1600 साल पहले, याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोस्तम, भितरगांव का मंदिर, अजंता के चित्रकारी, अजंता की गुफाएं कहां पे है? आपके महाराष्ट्र में। आर्यभट्ट आदि का समय अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्यकालीन अभिलेख स्थल, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन सा अभिलेख कहां पे स्थित है, सिर्फ इतना ही याद रखना आप। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे मनसेहरा अभिलेख पूछा जाता है ना तो आप बताएंगे पाकिस्तान के अंदर। कहां पे है? आपका पाकिस्तान के अंदर। अगर आपसे शहबाज घड़ी अभिलेख पूछा जाता है तो आप फिर से जाएंगे पाकिस्तान में। अगर आपसे कंधार अभिलेख पूछा जाता है तो आप जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। अगर आपसे लंपक अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अगर आपसे लंपक अभिलेख पूछा जाता है फिर से आप जाएंगे अफगानिस्तान में। अगर आपसे कलसी अभिलेख पूछा जाता है तो आप जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। अगर टोपरा अभिलेख पूछा जाता है तो यमुनानगर हरियाणा में। और अगर आपसे मेरठ अभिलेख पूछा जाता है तो आप जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एक चीज इन दोनों के बारे में याद रखना, जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने क्या किया था? टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, ये कहां पे है? एक आपका यमुनानगर हरियाणा में और एक आपका उत्तर प्रदेश में। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने यहां से उठाकर इन अभिलेखों को दिल्ली लेकर आ गए थे। ये चीज आप इनके बारे में याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहापुर अभिलेख आपका दिल्ली के अंदर है। कहां पे है? दिल्ली के अंदर बहापुर अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे रामपुरवा अभिलेख पूछा जाता है तो आप बताएंगे बिहार के अंदर। रामपुरवा अभिलेख बिहार में। अगर आपसे लुम्बिनी अभिलेख पूछा जाता है तो हर किसी को पता है नेपाल के अंदर। अगर आपसे लोरिया अर राज अभिलेख, आपका फिर से बिहार में, यानी कि रामपुरवा भी और लोरिया अर राज भी कहां पे जाएंगे? आप बिहार में। अगर आपसे सारनाथ अभिलेख पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश। देखिए, यहां पर ये सारनाथ अभिलेख है, सांची स्तूप नहीं है। सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर आपसे सारनाथ अभिलेख पूछा जाता है तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे। अगर आपसे गुज्जर अभिलेख पूछा जाता है तो भी आप मध्य प्रदेश में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? मध्य प्रदेश के अंदर। कौशाम्बी अभिलेख आपका उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश। और इलाहाबाद अभिलेख आपका फिर से उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे रूपनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख पूछा जाता है तो ये दोनों पड़ेंगे आपके मध्य प्रदेश में। इन सब चीजों को एक साथ करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। जैसे गुज्जर अभिलेख हो गया, आपका रूपनाथ अभिलेख हो गया, और सांची अभिलेख कहां पे है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे गिरनार अभिलेख पूछा जाता है तो गिरनार कहां पे है? हर किसी को पता है, गुजरात के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। अगर आपसे पनगुर रीवा अभिलेख पूछा जाता है तो आप फिर से जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आपसे सोपारा अभिलेख पूछा जाता है तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर आपसे सन्नति अभिलेख पूछा जाता है तो ये है आपका कर्नाटक के अंदर। कहां पे? कर्नाटक में। अगर आपसे धौली अभिलेख पूछा जाता है, जो कि एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है, तो धौली अभिलेख कहां पे है? आपका उड़ीसा में। अगर आपसे जोगड़ अभिलेख पूछा जाता है तो फिर से आप कहां पे जाएंगे? उड़ीसा के अंदर। अगर आपसे मस्की अभिलेख पूछा जाता है तो आप कहां पे जाएंगे? कर्नाटक के अंदर। और मैंने बताया भी था कि जो मस्की अभिलेख है इसके अंदर अशोक को अलग नाम से पुकारा गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी क्लासेस में करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप थ्योरी क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। ब्रह्मागिरी अभिलेख, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कहां पे है? आपका कर्नाटक में। और एक आपका लास्ट में है येरगुड़ी अभिलेख। येरगुड़ी अभिलेख कहां पे है? आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। तो देखिए, ये आज आपका सेशन था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। सिर्फ आप वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी हम जो सीटेट की क्लासेस हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे, एस्टेट है उनकी भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, याद रखना आप। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए थैंक यू।